Okay. So just now I was discussing about the financial statements and comparative comparative financial analysis. So just now we discussed the theoretical portion of financial analysis, that how do we can analyze the financial statement, because there are different elements in a financial statement. There are different elements in a financial statement, and we need to understand what is the relationship between this different components. See, suppose this is the balance sheet. अभी जैसे हम लोग ये एक comparative statement पढ़ रहे थे balance sheet के बारे में. So now in a balance sheet there are different components. वो different component का क्या impact होता है for an investor? Suppose you are an investor and you need to understand about this different component. तो आप क्या करोगे? ये जो suppose ये एक balance sheet है, तो बैलेंस शीट को समझने की तो जरूरत है. Maybe you are understanding that balance sheet is a financial statement. We understood that balance sheet is a financial statement and it will provide us the financial information. Now let me just go through this different types of element. This is an suppose this is equity share capital. ये हमारा कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल है जो कि दिया हुआ है. दिस इज 15 लाख फॉर द ईयर 2007 and for the year 2008 it's 20 lakh. So this is a comparative. This is a balance sheet of 2007-8. So we need to prepare a comparison from this balance sheet. First of all, let me go through this. Write the entire thing. Reserve and surplus. देखिए क्या होता है ना, हम लोग का जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस पूरी तरह से है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमको एनालाइज करना है. क्या चीज इंक्रीज हुई है, क्या चीज डिक्रीज हुई है, इसको हमको एनालाइज करना है. राइट. तो ये एक मैं बैलेंस शीट बना रही हूँ, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रही हूँ. उस बैलेंस शीट पे फिर हम एक कंपैरिजन कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे. ये 5 लाख है, ये 7,50,000 डिबेंचर्स है. देन अभी इसका थ्योरी मैंने पूरा पढ़ाया था. प्रवीण, मैं इसका वीडियो भी शेयर कर दूंगी सो दैट यू. कल की क्लास देखी थी? नहीं, पूरी तो मैं देख नहीं पाया, स्टार्टिंग की देखी थी. फिर थ्योरी जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग थ्योरी थोड़ा डिफिकल्ट होगा. आप लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं उनको थ्योरी भी पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट है जितना प्रैक्टिकल. हाँ, मैं वही इसलिए पूछ रहा हूँ डिबेंचर्स क्या है. हाँ, वो बता रही हूँ, एक एक करके सब बता रही हूँ. ये बैलेंस शीट है क्या? इसको बैलेंस शीट बोलते हैं? ये इसी को बैलेंस शीट बोलते हैं. अब ये बैलेंस शीट में 2 साल का बैलेंस शीट आपको दिख रहा होगा. 2007 का है, 2008 का. और एसेट ही रहता है मतलब इसमें अकाउंट्स में ना. लायबिलिटीज और एसेट, ये दो ही चीज रहती है इसमें. अच्छा. थ्योरी क्लास कर लोगे तो समझ में आ जाएगा पूरी तरह से. कल की और आज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का थ्योरी क्लास मैंने कराया था कल, और अभी भी एक घंटे कराया है. तो उसमें मैंने जस्ट बताया कि फाइनेंशियल एनालिसिस करने की जरूरत क्या है. ये जो स्टेटमेंट है, जैसे ये एक स्टेटमेंट हुआ, अदर लायबिलिटीज है, ये एक स्टेटमेंट आपको मिल गया. आपको तो रिपोर्ट मिल गई, आप एक इन्वेस्टर हो, आपको किसी कंपनी ने सारी रिपोर्ट दे दी कि दिस इज द बैलेंस शीट, दिस इज द लायबिलिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी एंड दिस इज द एसेट पोजीशन. अब ये तो देखकर आप कितना समझ पाओगे, इसको समझने की जरूरत है कि किस पोजीशन हाँ, में कौन सी चीज बढ़ रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, कौन सी चीज घट रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, वो चीज को हमको समझना है. तो ये जो मैं एक एग्जांपल जो अभी मैं लेकर करा रही हूँ, दिस इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट. कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट में बता रही हूँ. सबसे माने कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है. इसके बाद होता है इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट को भी हम लोग कंपेयर करेंगे. फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स. मोपाली जॉइन করেছে কৌস্তবী? ম্যাম জয়েন করেনি কেন? ঘুমাচ্ছে নাকি? জয়েন করেছে, জয়েন বলছে না কেন? আদার আবার এখন লেফট হয়ে গেছে. ও নেটে अदर फिक्स्ड एसेट है, कैश इन हैंड एंड. आज अगर एक्स्ट्रा टाइम होगा तो मैं एक्स्ट्रा ले सकते हैं क्लास आपकी? देखो मैं देखती हूँ, पहले ये तो कंप्लीट करो. तुम नॉर्मल क्लास कंप्लीट कर लो, वही बहुत है. धन्य हो जाए हमको.
रिकॉर्डेड है वो, कम वो कर लेंगे ना प्ले आपके साथ ही, वो अकेले तो बड़ी बोर हो जाएंगे नहीं तो। Bills receivable 3,75,000, then 2,25,000. Sundry debtors 5. Stock, yeah, again 6,25,000, 8,75,000. स्टॉक हो गया, इसके बाद आ गया आपका रिटेल एक्सपेंसेस 5,000। मेरा स्क्रीन ठीक है ना, सबको को दिख रहा है तो अच्छे से? अब मैं यहाँ पे टोटल नहीं कर रही हूँ, या टोटल कर ही देती हूँ। जैसे यहाँ पे टोटल देख लो, आपके टोटल जो फिगर्स हैं यहाँ पर है 35,87,500, इधर हमारे 42,500, सेम फिगर, ये हमेशा बराबर ही रहेगा बिकॉज ऑफ अवर अकाउंटिंग इक्वेशन. As per accounting equation concept, we all know that every time our assets will be equals to our liability. ये तो हमेशा ही हमें पता है because we are following double entry system of accounting and we follow the accounting equation pattern in accounting. So every time our assets will be equals to our liability. So same आपके balance sheet, ये जो ना ultimate हमारा जो entire accounting process जो whatever we are doing, our main objective is ये asset और liability match कर जाए. बैलेंस शीट में ये मैच करना चाहिए, ठीक है. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पूरा यही होता है कि हमारा एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी होनी चाहिए, ये मेन कंसर्न है हमारा. अब देखिए, ये एक मैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ या कंपैरेटिव बैलेंस शीट. ये जो हम आपको पूरा बैलेंस शीट बना के दिए, इसमें नॉर्मली 1 साल का बैलेंस शीट होता है. आप समझ लो, जो नॉर्मली हम लोग का बैलेंस शीट होगा वो तो 1 साल का बनेगा, ऐसे 2 साल का तो बनेगा नहीं, 1 साल का बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, 1 साल का होगा, जहाँ पे आपको 2007 का लायबिलिटी 2007 का एसेट दिखा. बट जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे तो फाइनेंशियल एनालिसिस में एक स्टेप है जो हम कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग हियर इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट. ये एक फाइनेंशियल एनालिसिस का एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट. इसका मतलब यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर कंपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ एनी कंपनी फॉर डिफरेंट पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, एनी पीरियड, राइट. तो ये हमें कंपेयर करना है. तो ये बैलेंस शीट की सारी इंफॉर्मेशन हमें दी है. मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रही हूँ. क्या होता है, अभी मैंने जैसे अभी जस्ट पढ़ाया था कि हमें एक चीज समझनी है कि अगर फिक्स्ड एसेट मेरा बढ़ रहा है तो फिक्स्ड एसेट्स का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे बिजनेस में. तो यहाँ पे डिफरेंट चीजों का अलग अलग इम्पैक्ट है. देखो, अगर मेरा ये इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख से 20 लाख हुआ और लैंड एंड बिल्डिंग ऑन दी अदर हैंड मेरा एसेट जो फिक्स्ड एसेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, तो ये क्या, इसका क्या मतलब है कि मेरा लैंड एंड बिल्डिंग कम रहा है और मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने इंक्रीज किया है, रिजर्व एंड सरप्लस की मात्रा घट गई है. ऑन दी अदर हैंड प्लांट एंड मशीनरी जो है वो बढ़ा है. तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी विच इज अ फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट, वो इंक्रीज हुआ है 10 लाख से 15 लाख. तो प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज होना मतलब देयर इज एन इंक्रीज इन द प्लांट कैपेसिटी, प्लांट यूटिलाइजेशन कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, प्लांट की ऑपरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई है. एंड सेम थिंग यहाँ पे ट्रेड ऑफ भी बहुत अच्छा आपको देखने को मिल रहा है कि रिजर्व एंड सरप्लस घट गया है, तो अपने कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग को ही यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है, लॉन्ग टर्म फंड को ही यूज किया गया है इन ऑर्डर टू यूटिलाइज और प्रोक्योर दी लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट. अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था ये एक चीज कि हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज सोर्सेज ऑफ फंड. एक होती है हमारे सोर्सेज ऑफ फंड, ये हमारा है ना ये वाला, ये चीज आप देखिए, ये शायद थ्योरी आपने नहीं पढ़ी होगी, मैं बता दे रही हूँ एक बार. हम लोग जो ये लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज को हम लोग बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड, दिस आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ फंड. और ये एसेट जो है इसको हम बोलते हैं प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. सो सोर्सेज ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड दो चीजें हैं. अब सोर्सेज ऑफ फंड हमारी दो तरह की हो गई, एक हो गई लॉन्ग टर्म, एक हो गई शॉर्ट टर्म. दो तरह की सोर्सेज ऑफ फंड है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड. अब जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है या एप्लीकेशन ऑफ फंड है
वो भी तो दो तरह का हो गया ना, एक हो गया लॉन्ग टर्म, एक हो गया शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म हो जाता है आपका फिक्स्ड एसेट्स में, और शॉर्ट टर्म हो जाता है आपका करंट एसेट में, करंट एसेट विच आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो इसका एक ट्रेड ऑफ अच्छा होना चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म सोर्सेस से लॉन्ग टर्म यूटिलाइज करो, शॉर्ट टर्म सोर्सेस से शॉर्ट टर्म यूटिलाइज करो। ठीक है, ये पूरा थ्योरी है कि शॉर्ट टर्म जो हमारे सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ फंड, जैसे मैं अगर एक शॉर्ट टर्म लोन लेती हूँ, आप बेसिक चीज समझो, व्हेन आई एम टेकिंग अ शॉर्ट टर्म लोन, मे बी फॉर अ स्पैन ऑफ 6 months, that time I have to pay a higher rate of interest. On the other hand, if I am taking a long term loan, that time the cost or the rate of interest will be lower, वो कम होता है। So definitely when I have to invest in a long term fund, if I am investing or if I am procuring a plant and machinery, that means I have to pay a huge amount of money. So definitely I will utilize my long term fund, यहाँ से मैं long term liabilities को यूज करूंगी। तो रिजर्व एंड सरप्लस इज वन सच, तो ये दिख ही रहा है कि ये कमा है और ये बढ़ा है, राइट। तो डिबेंचर्स, अब डिबेंचर्स देखो इंक्रीज हुआ है, 5 लाख यहाँ पे आपका डिबेंचर था। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर है डेट इंस्ट्रूमेंट। कंपनी, मैंने पहले भी आप लोग को थोड़ा बहुत समझाया कि कंपनी जिसको प्रोक्योर करना है फंड, कंपनी कैन प्रोक्योर फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। कंपनी को तो एक बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए फंड की जरूरत होती है। तो अब इसमें एक होता है कैपिटल में, एक होता है इक्विटी फंड, एक होता है डेट फंड। इक्विटी मतलब कंपनी इज शेयरिंग द ओनरशिप राइट टू द शेयर होल्डर और द इन्वेस्टर एंड प्रोक्योरिंग फंड, एंड द अदर हैंड डेट। डेट का सिंपल फंडा है, कंपनी इज रिजॉर्टिंग टू डेट, डेट उधारी। अब डेट में भी एक होता है कैपिटल, डेट कैपिटल, और एक हो गया सिंपल लोन, लोन फंड। ओके, अब ये जो डेट कैपिटल है, डेट कैपिटल मतलब क्या है? ये डिबेंचर फंड, डेट। कंपनी डिबेंचर मार्केट में इशू करती है, डिबेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर इशू करती है। बोलिए। सिक्योरिटीज टाइप के। सिक्योरिटीज टाइप, जैसे शेयर्स इशू होते हैं वैसे डिबेंचर्स भी इशू होता है, बॉन्ड इशू होता है। तो ये सब क्या है? डेट फंड है। तो कंपनी में अब जैसे मैं इस कंपनी में डिबेंचर में इशू कर रही हूँ, तो मैंने एक डिबेंचर, एक यूनिट डिबेंचर परचेस किया या 2 यूनिट डिबेंचर परचेस किया, सो वट एवर इज द प्राइस आई पेड टू द कंपनी, राइट। मैंने जो भी, मैंने 2 यूनिट खरीदा, 5 यूनिट खरीदा, उसका मैंने पेमेंट कर दिया। अब उस डिबेंचर में लिखा रहता है कि इतना % इंटरेस्ट एट दिस रेट एंड ऑल सच, so suppose 8% interest. Now because this is debenture or a debt fund, the company is required to make the payment. कंपनी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो देना ही है। इक्विटी कैपिटल में ऐसा नहीं होता ना, इक्विटी की तो बराबरी, हिस्सेदारी, ओनरशिप राइट, कंपनी शेयरिंग द ओनरशिप राइट। ऑन द अदर हैंड डेट कैपिटल में क्या हो गया? कंपनी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी नीड टू पे दैट इंटरेस्ट। तो ये डिफरेंट सोर्स है, देखो ये हम लोग पूरा और भी पढ़ेंगे इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस जस्ट एनालाइज इन बेसिक व्हाट वी वर डूइंग। तो मैं जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बता रही थी, तो ये 2 साल का बैलेंस शीट दिया हुआ, 2007-2008 का एक स्टेटमेंट है। नाउ आपको यहाँ पे क्या करना है? प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड स्टडी द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एक्चुअली वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग दिस। ये हमें समझने की जरूरत है कि हमें ये एंटायर चीजों को, बोलो बोलो बोलो। मतलब उसने डिबेंचर्स लिखा हुआ है 5 लाख रुपीस इन 2007 और उसका उसने फर्नीचर खरीदा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि वो यहाँ से लेकर फर्नीचर खरीदेगा, ऐसा नहीं है। डिवेंचर का पैसा लगा के कोई फर्नीचर पिक्चर नहीं लगाएगा, प्रोवाइडेड इट इज फिक्स्ड। वो बहुत लंबा चौड़ा खर्च हो तो अलग बात है। तो कंपनी नुकसान में है ना, 5 से 7.5 हो गया 2008 में। हाँ, तो ये डिवेंचर का पैसा यहाँ लगाए ना, प्लांट एंड मशीनरी में लगा सकता है वो, क्यों वो फर्नीचर में लगाएगा? इतना छोटा अमाउंट के लिए डिवेंचर क्यों इशू करेगा? मतलब नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो 2007 में 5 लाख था, 2008 में 7.5 हो गया, ज्यादा लोन लेना पड़ रहा है, तो कंपनी तो ग्रो कर नहीं रही। अब वो तो देखो कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं, वो तो हम लोग को पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ना। नहीं, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको 5 से 7.5 हो गया? इसका मतलब हुआ कि आपका ये जो फंड है, डेट फंड बढ़ गया है कंपनी का, कंपनी का डेट फंड बढ़ा है, कंपनी का इक्विटी फंड भी बढ़ा है, कंपनी का जो लॉन्ग टर्म फंड है, कंपनी का जो फंडिंग है, इसमें लॉन्ग टर्म जो लोन है या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो इंक्रीज हो रही है। पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को फिर वो यूटिलाइज किस चीज में कर रहे हैं वो देखना है। जैसे देखो पहले जो स्टॉक था, स्टॉक 6,25,000 का था,
अभी स्टॉक भी बढ़ा है, इन्वेंट्री बढ़ी है, मतलब कंपनी तो एक्सपैंड भी कर रही है ना। अभी ओके मुझे इसको करने दो, अभी सिर्फ क्वेश्चन लिखी हूँ, इसको सॉल्व करने दो, तब तो समझ में आएगा आपको क्या क्या है। दिस इज द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का एनालिसिस अभी करना है हमें। ओके ओके ओके, दिस इज जस्ट द क्वेश्चन। ये तो एक बैलेंस शीट आपको दिया गया है, इस बैलेंस शीट से दिस इज द क्वेश्चन। एवरीवन टेक अ स्क्रीनशॉट, दिस इज द क्वेश्चन, द बैलेंस शीट इज गिवन। अब इस बैलेंस शीट को आपको क्या करना है, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड स्टडी द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। तो ये एक बैलेंस शीट दी गई है आपको जिसमें ये सारे कंपोनेंट हैं। अब हमें इसका सोल्यूशन करना है। मैं आ जाती हूँ उसके सोल्यूशन, कैसे अब इसको हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन सबसे पहले मैंने ये हेडिंग लिख दी, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ तो देखने में सुविधा नहीं होगी। अब यहाँ पर particulars, year ending 31st December 2008, particulars इस तरह, ये मैं सोल्यूशन कर रही हूँ अभी। particulars increase or decrease or this percentage। ये मैंने इस तरीके से बनाया, ठीक है। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट हम बनाने जा रहे हैं फ्रॉम दी अबव पर्टिकुलर्स। ये पूरे पर्टिकुलर्स हमारे पास यहाँ है, ये बैलेंस शीट हमारे पास दिया हुआ है 2007-8 का, उससे ही हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे। कंपैरेटिव बैलेंस शीट हम लोग क्यों बना रहे हैं, सिंपली इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट। हम लोग को एनालिसिस करने की जरूरत क्यों है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट एंड टेक फर्दर डिसीजन। जैसे अभी मैंने बता रहे थे ना कि इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, तो उस चीज को ही हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि इसका इम्प्लीकेशन, किसका इम्प्लीकेशन क्या है, वो अब एनालिसिस से समझ में आएगा। तो हम लोग पहले लेते हैं एसेट्स। अब एसेट्स में हम ले रहे हैं पहले करंट एसेट्स को। ओके, तो ये मैं ले रही हूँ एसेट, इसको ऐसे लिया करंट एसेट। करंट एसेट में वी हैव कैश इन हैंड एंड एट बैंक। सबसे पहला ऑप्शन है कैश इन हैंड एट बैंक। तो 2007 में देखो कैश इन हैंड जो आपका वो है 50,000, और इसके बाद आप देखो ये 2008 में हो जा रहा है 2 लाख। ओके, कितना प्लस हुआ, सॉरी पर्टिकुलर्स आ गया, ये गलत है यहाँ, कैसे डिलीट करूं। तो ये अब इंक्रीज और डिक्रीज जो हुआ है कितना हुआ, 50,000 से 2 लाख हुआ, तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ, प्लस हुआ 1,50,000 परसेंटेज इंक्रीज इज प्लस 300% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। कैश इन हैंड एंड एट बैंक। अब आ गया आपका
bills receivable 50,000 টা কোত্থেকে এলো? এই তো ক্যাশ ইন হ্যান্ড এন্ড ব্যাংক, এই তো উপরে ছিল তো ফিগার 50,000 ছিল তো ক্যাশ ইন হ্যান্ড 1,50,000 ছিল ইকুইটি ক্যাপ শেয়ার ক্যাপ। না, ক্যাশ ইন হ্যান্ড তো ক্যাশ ইন হ্যান্ড অ্যাডেড ব্যাংক 50,000 ছিল তো, এই তো দেখ লেখা আছে তো ক্যাশ ইন হ্যান্ড অ্যাট ব্যাংক 2007 ছিল তোমার 50,000, 2008 হয়েছে 2 লাখ। সেম থিং, আর সেম থিং আই হ্যাভ রিটেন। তো কত হলো ক্যাশ ইন হ্যান্ড 2007 কত ছিল? We have to in 2007 we have 50,000 in cash in hand as an asset, and in 2008 the balance is 2 lakh. So what is the increase? Increase is 1,50,000. So what is the percentage increase? It is 300% increase. Understood? বোঝা গেছে? Yes ma'am. হ্যাঁ, এবার আগে চলছি। बिल्स रिसीवेबल्स था 3,75,000 और वो हो गया 2,25,000, 1 2 3। तो यहाँ पर आपका हो रहा है माइनस में जा रहा है -150,000। फाइन, तो यहाँ पे -150,000 है और परसेंटेज जो डिक्लाइन है इट इज -40%। फाइन, ये मेरे पास किया हुआ है, इसी वजह से मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रही हूँ, अदरवाइज यू कैन कैलकुलेट। ओके, बिल्स रिसीवेबल हो गया। देन वी हैव सन्ड्री डेटर्स। करंट एसेट जैसे जैसे लिखा जाता है, दिस इज द फॉर्मेट। हाँ, हम लोग जब भी बैलेंस शीट से, दिस इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पर हम लोग पहले करंट एसेट लेते हैं फिर फिक्स्ड एसेट लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, আপনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। हेलो हेलो, বলছি আপনি একটু পরে ফোন করুন প্লিজ, আমি ক্লাসে আছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ चलो sundry debtors we have sundry debtors। in sundry debtors the value is 5 lakh। sundry debtors मतलब पता है, वो all are sundry debtors। sundry debtors कौन है, मैं एक एक करके बोलती भी जा रही हूँ। कैश इन हैंड एंड बैंक, ये तो क्लियर है कि एक बिजनेस के लिए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, मतलब ऑफिस में कितने पास कैश है, और एंड एट बैंक। तो करंट एसेट में सबसे लिक्विड होता है कैश इन हैंड एंड एट बैंक, दिस इज द मोस्ट लिक्विड करंट एसेट। फाइन, देन बिल्स receivables mean the bills which are due and the company is going to get the money। so bills receivable are also second most liquid current asset because it is easily convertible into cash। Current assets are those assets which are easily convertible into cash। Normally, we also tell current asset as those assets which can be converted easily within a span of 1 year। एक साल, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर वो आसानी से कन्वर्टेबल है इनटू कैश, उसको हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं। सो बिल्स रिसीवेबल, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि बिल्स रिसीवेबल जो वो हमारा मिल ही जाना है, राइट। तो ये हो गया। तो बिल्स रिसीवेबल में देयर इज अ डिक्लाइन इन बिल्स रिसीवेबल, दिस इज -40%। वेयर इज सन्ड्री डेटर्स मतलब क्या, इफ वी सपोज इफ आई एम सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, मैं उधार में सामान बेच रही हूँ, so whoever I am selling goods on credit, suppose if I am selling, I am a seller, I am selling goods to different parties, ये मेरे different clients हैं। now this person has make the payment in cash, he is a debtor, he is a debtor because I paid him, I have sold goods on credit, he is also a debtor। now there can be many customer whom I have sold on debt, क्या बोलते हैं, ऑन क्रेडिट। मैंने जब सामान को, इफ आई सोल्ड सम गुड्स ऑन क्रेडिट, that time the parties are called debtors। so now since I sum up all those debtors, that time we call them as sundry debtors। is this clear who are sundry debtors? sundry debtors कौन है, समझ आया? so many consumers whom I have sold goods on credit, summing up all those consumers we call them as sundry debtors। ठीक है। So now the value of sundry debtors has increased to 40%, sorry to 25%। तो जिनको हम क्रेडिट पे सामान दे देते हैं आप, वही ना? हाँ, जिनको हम क्रेडिट पे सामान देते हैं उनको हम बोलते हैं डेटर।
तो डेटर को, जो बहुत सारे डेटर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स। ओके ओके। ठीक है। देन वी हैव स्टॉक। स्टॉक वैल्यू इज 6,25,000, वहां से इंक्रीज होके हुआ 8,75,000। स्टॉक वैल्यू इज इंक्रीज टू 2,50,000। ठीक है। सो स्टॉक वैल्यू इंक्रीज हुई टू 40%, there's an increase. Then prepaid expenses. प्रीपेड एक्सपेंसेस देखिए कितना है, पहले कुछ नहीं था, ब्लैंक। अच्छा क्या हुआ, कुछ नहीं था, मैं जीरो लिखती हूँ। इट इंक्रीज टू 5,000, तो कितना हो गया, प्लस 5,000। इसमें परसेंटेज निकालना जरूरी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं पहले, जीरो। नाउ टोटल करंट एसेट्स आप ले लो। व्हाट इज द टोटल करंट एसेट्स वैल्यू? टोटल करंट एसेट इज 50 लाख 50। फाइन। 2008 में कितना हो गया, 19,30,000। इंक्रीज इतना हुआ है, टोटल इंक्रीज हुआ है 3,80,000। टोटल इंक्रीज हुआ 3,80,000। So there's a total increase of 24.52% in total value of the current asset. So definitely ये जो current asset हमारा increase हुआ है ना 3,80,000, तो ये मैं समझ में आ रहा है, दिस इज बिकॉज यहाँ पे क्यों इतना इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमने देखा एक तो हमारा कैश इन हैंड इंक्रीज हुआ है, कैश इन हैंड इंक्रीज हुआ ना, द करंट एसेट्स हैव इंक्रीज्ड by rupees 3,80,000, that is 24.52%, and cash has increased by 1,50,000. There has been an increase in inventory. Inventory भी देखो increase हुई है ना, 2.5 लाख की इन्वेंट्री, स्टॉक, इन्वेंट्री इसको बोलते हैं स्टॉक। करंट लायबिलिटीज हैव बीन इंक्रीज। अब देखो करंट लायबिलिटीज में हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे तो करंट एसेट्स की बात की है हमने, यहाँ पे क्या क्या इंक्रीज हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। करंट एसेट्स के बाद हम लोग आते हैं, टोटल करंट एसेट्स हो गया हमारा, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग फिक्स्ड एसेट्स। देखिए ये सम्स का सोल्यूशन, मतलब जो क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन चल रहा है, ऐसे ही इसका सोल्यूशन होगा जब आपको करने भी दिया जाएगा इन एग्जामिनेशन, तो वो इस तरीके से ही होगा। अभी तो कैसे होगा पता नहीं ऑनलाइन में, बट नॉर्मली ऐसे होता है। 9,20,000, मैं इतना वो कॉमा वगैरह नहीं दे रही हूँ अभी। 9,25,000 लैंड एंड बिल्डिंग हो गए 6,75,000, यहाँ पे माइनस हुआ वैल्यू 2.5 लाख का, 2,50,000 तो 3, तो माइनस 27.03% डिक्लाइन हुआ लैंड एंड बिल्डिंग में। प्लांट एंड मशीनरी মাইনাস হলে কি কিছু ইনভার্টেড কমার মতন কিছু দিতে হয়? দিতে হয় না, আমি এখানে লিখতে পারছি না বলে এরকম দিচ্ছি এক্সেলে, মাইনাস দিলে কিছু কিছু নিয়ে নিচ্ছে, ও আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্য লিখছি এরকম। ঠিক আছে। प्लांट एंड मशीनरी थी ऑलमोस्ट आपके 10 1 2 3 4 5 10 लाख, वो गई आपकी 15 1 2 3 4 5 15 लाख, तो 5 लाख की बढ़ोतरी हुई है, 1 2 3 4 5। ठीक है। की वैल्यू हो रही है लैंड और बिल्डिंग की, नहीं नुकसान हो रहा है? नुकसान, हाँ नुकसान हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग का नॉर्मली बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन होता है, बट लैंड का अप्रिसिएशन होता है, तो मे बी ये बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हुआ है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, बाकी सारे वो पूछते होंगे कि मतलब कुछ पर्सपेक्टिव पूछ लेते होंगे इसके ऊपर, और तो क्या ही पूछते होंगे। हाँ ये तो बेस, हाँ इसके ऊपर पर्सपेक्टिव पूछेंगे। 12,500 कि कंपनी को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कंपनी को क्या करना चाहिए। यस, ये सब आप कराओगे? हाँ अच्छा अभी तो शुरू हुआ है जस्ट, अच्छा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये जस्ट या बेसिक पढ़ा रही हूँ, ये सारी चीजें एकदम बेसिक है। अच्छा अच्छा। ये सब बोलो, आ गई तुम? नहीं आएगी, तुम बोली थी आएगी सुबह। बोली तो आई, क्या बोले हम, आएगी वो देखो। तुम्हारा टीचर से तुम टोटल फिक्स्ड एसेट देखो कितना हुआ, 20,37,500। ये था टोटल फिक्स्ड एसेट्स आपके
2007 में, और 2008 में हो गया ये 23,000 23,12,500। हाँ, उसमें आपका इंक्रीज हुआ है टोटल फिक्स्ड एसेट में 2,75,000 इंक्रीज ही हुआ है। तो इसमें भी एक 13.49% का आपको एक इंक्रीज ही दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी इंक्रीज हुआ है। हेलो, ओहो, सुनो ना, मैं थोड़ा क्लास में हूँ, थोड़ी देर बाद बात करूँ। हाँ, मैं थोड़ी देर बाद बात करूँ। एग्जाम के टाइम में सब स्टूडेंट को याद आता है, ऐसे किसी को याद नहीं आता है। मैंने कि मैं करंट एसेट को ले लेती हूँ ए। हाँ, जो अगर सबको आप लोग शुरू से ही पढ़ते रहो तो उन्हें ऐसा नहीं रहेगा ना कि एग्जाम के टाइम में पढ़ने का टेंशन। चलो, टोटल एसेट्स, अब टोटल एसेट्स का मैं कैलकुलेशन करती हूँ। ए प्लस बी, इसको लेती हूँ। ए प्लस बी इज इक्वल टू 35,87,500। ठीक है, then you have 42,000, सॉरी 42,42,500 ये हुआ। तो यहाँ पे आपकी टोटल इंक्रीज हो रही है 6,55,000। 6,55,000। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ 18.26%। टोटल एसेट्स में एक इंक्रीज ही हुआ है, तो ये तो एक अच्छा ट्रेंड ही दिख रहा है हमें कि टोटल एसेट में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, बट अभी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम लोग करते हैं, अभी मैं ये सम्स कर रही हूँ पहले। ठीक है, ये सम्स अभी नीचे और चलेगा, अभी कर रही हूँ। अभी हमने सिर्फ एसेट को लिया है, लायबिलिटी नहीं ली है। तो अब हम लोग लायबिलिटीज में आ जाते हैं। लायबिलिटीज एंड कैपिटल। अब लायबिलिटीज एंड कैपिटल में पहले हम लोग करंट लायबिलिटीज को लेंगे। ये हमारे इसके लिए कर रहे हैं हम लोग, कंपैरिजन के लिए। नहीं तो हम लोग जब हम लोग करते हैं नॉर्मल बैलेंस शीट, तो हम लोग जो फिक्स्ड वाला है लॉन्ग टर्म है उसको पहले लेते हैं, शॉर्ट टर्म को बाद में लेते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं, या डिफरेंट सजाने का तरीका है, और कुछ नहीं है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल की वैल्यू है 1,25,000, तो 3। उसके बाद हुई 112500, ये हो गया इसमें माइनस 12,500। मतलब मेरा पेमेंट करने का जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है उसमें माइनस हुआ है 10%। बिल्स पेबल, जो मुझे करंट लायबिलिटीज पेमेंट करनी है, वो कम आए। सनरी क्रेडिटर्स, जैसे डेटर्स होता है वैसे क्रेडिटर्स, हम भी तो किसी से उधार लेंगे ना, तो दैट टाइम दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। तो बहुत सारे क्रेडिटर्स हो गए तो दे आर कॉल्ड सनरी क्रेडिटर्स। तो सनरी क्रेडिटर्स 2,50,000 से 3 लाख हुआ है, तो यहाँ पे बढ़ा है 50,000। So it is plus 20% sundry creditors and other current liabilities. Other current liabilities. Other current liabilities आप ले लो, ये आपका 12,500 था, वो 25,000 हो गया, ऑलमोस्ट डबल। 12,500 का बढ़ोतरी हुआ 100%। अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो आपका टोटल करंट लायबिलिटीज को ले लो। टोटल करंट लायबिलिटीज को समझना एंड अंडरस्टैंडिंग टोटल करंट एसेट्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि टोटल बैलेंस शीट को समझना और करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये सबको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 3,87,500, फिर हो गया 4,37,500। इसमें बढ़ोतरी हुई आपकी लायबिलिटी की 50,000, 12.9%। ये हुआ करंट लायबिलिटी। टोटल करंट लायबिलिटीज हो गई। देन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स है 5 लाख, 5, और ये हुआ 7.5 लाख। टोटल बढ़ोतरी हुई 2.5 लाख की। कितना परसेंट हुआ? 50% इंक्रीज डिबेंचर्स। देन लॉन्ग टर्म लोन्स ऑन मॉर्गेज, लॉन्ग टर्म लोन्स ऑन मॉर्गेज जो हुआ 3,75,000,
ये हुआ 1,25,000, ये हो रहा है 33.1/3% ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो टोटल लायबिलिटीज हो गई तुम्हारी, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज समझ लो इसको, एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गई लायबिलिटीज हो गई आपकी 12,62,500, 16,87,500, total increase of 4,25,000, ठीक है। So it's coming to 33.66%. लायबिलिटीज भी बढ़ी हैं। अभी लायबिलिटीज खत्म नहीं हुई है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी। इसके बाद हमारा इंटरनल या ओनर्स का जो फंड है उसको भी मैं ले रही हूँ, इक्विटी कैपिटल। ये ऊपर अभी तक जो था ये करंट लायबिलिटीज और ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज, मैंने टोटल लायबिलिटीज आप ये ले लो, मैं टोटल लायबिलिटीज इसको लिख देती हूँ। सामने क्वेश्चन ऐसे ही आता है क्या, ऐसे दिया होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट और उसका फिर ये सब निकालो? कंपैरिजन, कंपैरिजन निकालने में आपको सिर्फ चीजों को सजाना है, यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं, आपको सिर्फ उसको निकाल के एनालाइज करना है, तो सजाना है इसको ठीक से, इसका स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमारे पास बैलेंस शीट में सारी डेटा तो दिए हुए थे, बट यहाँ पे हमको उसको करंट एसेट्स में, फिर फिक्स्ड एसेट्स में, फिर करंट लायबिलिटीज में, फिर एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब मैं आ रही हूँ, ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो क्या हो गया, कंपनी का अपना, ओनर का अपना फंड 15 लाख है, ये हो गया 20 लाख, 20, 1 2 3 4 5, भी एक जीरो ऐड होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो गया तुम्हारा 5 लाख, 1 2 3 4 5, थोड़ा और अच्छे से लिखना, प्लस प्लस दे के 0.1/3, इतना परसेंट इंक्रीज है इक्विटी कैपिटल, देन रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस है 8,25,000, 1 2 3, इससे हो गया 5,55,000, 1 2 3, डिक्लाइन हुआ आपका -2,70,000, 1 2 3, यह तुम्हारा -32.73। अब आ रहा है हमारा टोटल, अब टोटल तो हमारा बराबर ही आएगा, टोटल लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड में 35,87,500, देन 42,500, 6,55,000, और ये हो रहा है तुम्हारा 18.26, 18.26%। अब देखो, अब देखो मैं एक बार इसको यहाँ पास में लाकर दिखाती हूँ, जैसे सम्स आपको जब करना होगा तो ऐसे ही करना होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ, आई कैन कॉपी, एक्सेल में करने से तो ये समझ में आ रहा है तो तुझे, ये ऐसा दिखेगा आपको, एक पेज का ऐसा बनेगा, ठीक है। आपको जब बनाना होगा तो वो ऐसा दिखेगा, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ऐसा बनाना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं इसको थोड़ा सजा वजा लेना, ये तो मैंने जैसे तैसे किया है, मतलब फॉर्मेटिंग ऐसी ही रहेगी, लाइन वाइन रहेगा। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो ऐसा ही, मैंने एक पेज में आपका ऐसा आएगा, करंट एसेट, देन यू हैव फिक्स्ड एसेट, टोटल हुआ, फिर लायबिलिटीज। आप किसी भी कंपनी का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा लो, वहां के कंपैरेटिव बैलेंस शीट को देखोगे तो वो इस तरीके का दिखेगा। तो अब यहाँ से ये तो हमने किया, सोल्यूशन निकाला, अब इसको हमको एनालिसिस करना है, वहां पे आ जा रही हूँ मैं। तो ये एसेट पोर्शन तो हमारा यहाँ है, मैं आ जा रही हूँ लायबिलिटीज एंड कैपिटल वाले पोर्शन को, मैं यहाँ कॉपी कर रही हूँ, तो यहाँ साइड में मैं लिख रही हूँ। अब देखो ये दोनों को समझने में हमें इजी हो, पास पास में रहेगा ना तो समझने में इजी होगा, इसलिए मैंने साइड साइड में लिया। सब कोई को अभी तुम लोग के पढ़ाने के टाइम में ही फोन करना है, ऐसे तो कोई फोन नहीं करता हमको। चलो ये देखो, ये करंट एसेट और ये करंट लायबिलिटी दोनों मैंने यहाँ थोड़ा सा कर दिया है सामना सामनी, क्योंकि आपको समझने में इजी हो 2007 का और 2008 का।
अल्टीमेट देखो टोटल फिक्स्ड एसेट जो हमारा आ रहा है, टोटल फिक्स्ड एसेट एंड टोटल, सॉरी मैंने पूरा नहीं कॉपी किया है क्या, सॉरी पूरा नहीं कॉपी, वही मैं सोची इतना अच्छे से कैसे आ गया पूरा। लायबिलिटीज, अब हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। हमारा पूरा लिखा तो सामने सामने आ गया, लायबिलिटीज थोड़ा ज्यादा दिख रहा है पर देखो वैल्यू तो बराबर ही रहेगी। वैल्यू देखो एसेट का जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल लायबिलिटीज, इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं। 18.26% तुम्हारा एसेट भी बढ़ा है और लायबिलिटी भी बढ़ी, ये तो नॉर्मल है बराबर, बिकॉज वी नो अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हमें पता है, इधर बढ़ेगा तो उधर भी बढ़ेगा, कैसे न कैसे करके तो बढ़ना ही है, ठीक है। अब हम लोग इसके एक एक करके एक एक इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एक एक इम्पैक्ट क्या हुआ है, हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग इसको एक एक करके मैं स्टडी कर रही हूँ, एक एक करके आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। पहला इंटरप्रिटेशन, अब ये जो हमारा टोटल एक स्टेटमेंट बना है इसको हम लोग को इंटरप्रेट करना है। अल्टीमेटली इतनी जो मेहनत की हम लोग क्यों की, कंपनी इतना मेहनत क्यों कर रहा है कि आप बैलेंस शीट से एक एक फिगर को लो, कंपेयर करो, कितना इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ है ये सब निकालो, क्यों? ये तो छोटा सा एक एग्जाम्पल था, इतना इजी तो नहीं होगा डेफिनेटली, बहुत टाइम कंज्यूमिंग बहुत लेगा, क्यों करेंगे हम लोग? The comparative balance sheet of a company shows that during the year 2008 there has been increase in the fixed asset of 2,75,000। हम लोग को दिख रहा है कि हम लोग का एसेट जो फिक्स्ड एसेट है वो कितना बढ़ा है, 2,75,000, दैट मीन्स 13.49% हमारा बढ़ा है फिक्स्ड एसेट, while long term liabilities to outsiders have relatively increased by 3,75,000। अब देखो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म मॉर्गेज जो है ये भी इंक्रीज हुआ है हमारा, लॉन्ग टर्म लोन था 3,75,000, हाँ 5 ये रहा 5 लाख से देखिए डिवेंचर्स में कितना हुआ है हमारा, पहले से हाँ 3 लाख से कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। while the long term liabilities to capital कितना इंक्रीज हुआ है, long term liabilities to outsiders have relatively increased by rupees 3,75,000। देखो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी हमारी इंक्रीज हुई है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में देखो एक हो गया 3,75,000 से ये और ये तो 4,25,000 हो गया, 3,75,000 बोल रहे हैं इसमें तो ज्यादा इंक्रीज हुआ है हमारा। अच्छा चलो, बाई एंड इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज बाई 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल तो यहाँ हम लोग को दिख रहा है 5 लाख से इंक्रीज हुआ है, एंड 2,50,000 3 लाख, हाँ ये ठीक है, सॉरी हाँ ये ठीक है, ये वाला जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है सिर्फ इसको पकड़ा है 3,75,000। ओके, यहाँ पे जो फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हुआ है, फिक्स्ड एसेट कितना इंक्रीज हुआ है आपका टोटल 2,75,000, टोटल परसेंटेज राइज है 13.49। और यहाँ पे बोल रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही चीज डिस्कस करने का है कि फिक्स्ड एसेट जो है allocation of fund to fixed asset is backed by the procurement sources from fixed, मतलब जो long term sources हैं, ये तो long term sources ही हैं, debentures और long term loans on mortgage, these are long term sources, ये long term sources से ही फंडिंग हुई होगी, ये तो समझ में आ रहा है। हमारा जो फिक्स्ड एसेट में इंक्रीज हुआ है, फिक्स्ड एसेट में इंक्रीज हुआ है 2,75,000, फिक्स्ड एसेट देखो इन्वेस्टमेंट हुआ ना, हाँ फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हुआ है, हाँ फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हुआ है, टोटल आप देख रहे हो, टोटल फिक्स्ड एसेट की बात करें इंक्रीज हुआ है हमारा 2,75,000, और जब टोटल फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पर हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी बढ़ी है, देखो यहाँ पे भी तो 3,75,000 हमारा लॉन्ग टर्म, दिस आर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बढ़ी है और लॉन्ग मतलब फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा है, तो दोनों एक बैलेंस में है। We understand that there's a balance, यहाँ पे एक बैलेंस आ ही रहा है क्योंकि लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड को यूज किया गया है, लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड किया गया है,
इसीलिए तो ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गई ना। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को यूज किया गया है टू सोर्स फिक्स्ड एसेट विच इज करेक्ट। ये सही है, ये तो सही है ना, ये तो गलत नहीं है इसमें कुछ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, this fact depicts that the policy of the company is to purchase fixed asset from long term sources of finance, thereby not affecting the working capital. तो ये कंपनी की पॉलिसी समझ में आ रही है कि हमें फिक्स्ड एसेट को परचेस करने के लिए कंपनी यूज्ड दी लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस विच इज करेक्ट, वो सही भी है। नाउ द करंट एसेट्स हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 3,80,000। अब हम लोग करंट एसेट को देख रहे हैं, करंट एसेट कितना 3,80,000 से इंक्रीज हुआ है, दैट इज 24.52%। एंड कैश हैज इंक्रीज बाय 1,50,000। अब कैश देखो, कैश भी इंक्रीज हुआ हमारा 1,50,000। On the other hand, there has been increase in inventories amounting to 2,50,000. Inventories देखो, stock 2,50,000, ठीक है। The current liabilities have increased only by 50,000. अब current liabilities, कंपनी की current liabilities जो है वो सिर्फ 50,000 से इंक्रीज हुई है, 3,87,000 से 4,37,000, that is 50,000 only. Current asset इंक्रीज हुआ है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट में देखो आपका 15 लाख, सॉरी कितना हो रहा है, 1.5 लाख, 1.5 लाख कैश में इंक्रीज हुआ है और स्टॉक में हुआ है 2.5 लाख, ठीक है। और यहाँ पे करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है सिर्फ 50,000। The further confirm that the company has raised long-term finance even for the current asset, resulting into an improvement into the liquidity position of the company. तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि करंट लायबिलिटी बढ़ नहीं रही है, लेकिन करंट एसेट तो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस का सोर्सेज है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैव आल्सो बीन यूटिलाइज्ड टू सोर्स द करंट एसेट और द शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। इसके कारण यहाँ पे लिक्विडिटी हमको ज्यादा दिख रही है, स्टॉक भी दिख रही है और कैश इन हैंड भी दिख रहा है इतना, ठीक है। Reserve and surplus have decreased from 8,25,000 to 5,55,000. Reserve and surplus में कमी आई है, that is 32.73, which shows that the company has utilized reserve and surpluses for the payments of dividend to shareholder either in cash or by issue of bonus share. इसका मतलब सीधी सी बात है, रिजर्व एंड सरप्लस को कंपनी ने यूज किया, ठीक है। The financial position of the company is found to be satisfied. तो ये जो डिफरेंट चीजों को, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझने की हम लोग कोशिश कर रहे थे, इसका मतलब ओवरऑल कंपनी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है दिस इज सेटिस्फाइड। क्लियर है? ओके, ये एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन था, बहुत बेसिक इंटरप्रिटेशन मैंने समझाया, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो मैंने जस्ट फर्स्ट एक